अभी तक आपने सुना। तू बहुत खुशकिस्मत है सलोनी, जो तुझे इतने उच्च विचारों वाला जीवन साथी मिल रहा है। अमन तुझे बहुत खुश रखेगा। सलोनी सर झुकाए नाश्ता करती सोच में डूब गई थी। आज अमन की बातों से उसके दिल में बनी नफरत की दीवार में एक हल्की सी दरार पड़ गई थी। अब आगे अमन अपने घर आया था। सुनीता जी लाउंज में बैठी सब्जी काट रही थी और राघव अखबार पढ़ रहा था। वो उनके पास फर्श पर जा बैठा था। माँ, क्या आपको मुझसे ये उम्मीद है कि मैं यदि कुछ बड़ा फैसला लूँगा तो सही लूँगा? सुनीता जी चौंक कर उसके चेहरे को देखने लगी थी। नेहा राघव से कुछ पूछने आई थी। वो भी रुक कर अमन को देखने लगी थी। अरे अमन, आज तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? राघव हैरान होकर खुद को बोलने से रोक नहीं पाया था, पर अमन बस अपनी माँ की आंखों में देखे जा रहा था। देख बेटा, तू जो करता है उस पर मुझे गर्व होता है। आज तुम्हारे नाम की वजह से शहर में हम सबकी एक अलग पहचान है। मैं तेरी हर मर्जी में तेरे साथ हूँ। तू जो भी फैसला लेगा मुझे आंख बंद करके मंजूर होगा। अब बता, तूने क्या फैसला लिया है? सुनीता जी हंसकर बोली थी। अमन ने अपनी माँ के हाथों से चाकू और आलू लेकर किनारे रख दिया और अपना सर उनकी गोद में लेटकर उन तीनों को कुछ देर देखने के बाद काफ़ी गंभीर होकर बोला था। माँ, भैया, भाभी, मैंने एक फ़ैसला लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस फैसले में मेरा साथ दीजिएगा। माँ, मैं अपनी शादी के बाद सलोनी के घर में ही चाचा जी का बेटा बनकर रहूँगा। चाचा जी बूढ़े और बीमार हैं। सलोनी के बाद उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं रहेगा। यदि सलोनी यहाँ आ गई तो वो बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे और अपनी तबीयत ख़राब कर लेंगे। इसलिए मैंने ये फ़ैसला लिया है। मैं सही करूँगा ना माँ? पर बेटा, ये तो हमारी शादी की रीत के उलट बात है। हमारे समाज में हर पिता अपनी बेटी को ससुराल के लिए विदा करता है और उसमें ही खुश रहता है। सुनीता जी उसे समझाते हुए बोली थी। माँ, मैं इस रीत वीत को नहीं मानता। मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म मानवता है और इसी धर्म के अनुसार मैंने अपना फैसला किया है। अमन हंसकर बोला था। माँ, मैं रोज़ आपके पास आया करूँगा, फिर भैया और भाभी तो हमेशा ही आपके साथ रहेंगे। सुनीता जी चुप हो गई थी। मेरी अच्छी माँ, आपने कहा था ना कि मैं जो भी करता हूँ सही करता हूँ, तो फिर आप इतना सोच क्या रही हैं? हाँ बेटा, तुम्हारा फैसला सही तो है, पर अपने बेटे से दूरी मुझसे नहीं सही जाएगी। वो असमंजस में पड़ चुकी थी। माँ, मैं और नेहा तो आपके पास ही रहेंगे ना, और फिर अमन सलोनी हर रोज़ यहाँ आ जाया करेंगे। अब राघव बोल पड़ा था। वो अपने भाई के इस फैसले को बिल्कुल सही समझता था। सुनीता जी अपनी नज़रें उठाकर अपने दोनों बेटों को देखने लगी थी। कितनी आसानी से वो दोनों एक मत हो गए थे, पर एक माँ के लिए अपने बेटे की दूरी सहना किसी असहनीय जख्म की तरह था। राघव और अमन को ऑफिस के लिए देर होने लगी थी। अब राघव उकताकर बोल पड़ा था। हो गया ना माँ, अब कितना सोचेंगी? अमन के इस फैसले से पापा जी भी अपने अकेलेपन से बच जाएंगे और अमन को सलोनी भी मिल जाएगी। मुझे लेट हो रहा है, मैं तैयार होने जाता हूँ। अमन, अब तू भी उठ जा, तुझे भी देर हो रही है। हंसकर बोलता हुआ वो नेहा के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। माँ, आप ज़्यादा मत सोचिए, मैं आपका ही बेटा रहूँगा और आपकी एक आवाज़ पर दौड़ा आ जाऊँगा। अमन मुस्कुराते हुए अपनी माँ से बोला और उठकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ा था। सुनीता जी गहरी चिंता में डूब गई थी। अब अमन अक्सर सलोनी को फ़ोन और मैसेज करने लगा था। उसके मैसेज का जवाब तो वो देती नहीं थी, पर फ़ोन उठाकर बस हूँ हाँ में जवाब दे दिया करती थी। अमन इतने में ही बहुत खुश था और सोचने लगता था, तुम धीरे से ही सही, मगर मेरी बातें तो सुन रही हो ना सलोनी। और फिर गुनगुनाने लगता, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जहाँ, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। पर बीतते समय के साथ अमन सलोनी के अनजान बन जाने वाले व्यवहार से बहुत परेशान होने लगा था। वो जब भी उसके घर जाता तो सलोनी चाय नाश्ता देने के बाद अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती थी। अमन निर्मल जी के साथ बातचीत करके मायूस होकर लौट आया करता था। वो फ़ोन पर भी बात करती तो लगता कि उस पर कोई एहसान कर रही हो। अब अमन सलोनी की इस आदत से बहुत चिढ़ने लगा था। एक दिन वो कुछ फैसला लेकर सलोनी से मिलने कॉलेज पहुंच गया था। आज कॉलेज से वापसी में सलोनी बस स्टैंड पर अकेले खड़ी थी। निर्मल जी की बोर्ड मीटिंग थी तो वो कॉलेज में ही रुक गए थे। अमन अपनी जीप सलोनी के सामने रोककर उसे देखने लगा था।
सफ़ेद और नीली कुर्ती सलवार में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सलोनी के रूप से अमन की नज़रें चुंधियाने लगी थी, पर वो खुद में गुम चुपचाप खड़ी थी। अमन मुस्कुराते हुए अपनी दूसरी तरफ का गेट खोलता सलोनी से बोला था, सलोनी जीप में आकर बैठो। सलोनी अचानक उसे अपने सामने पाकर चौंक कर देखने लगी थी, पर तुरंत ही वो नॉर्मल हो गई और उसकी बात को अनसुना कर ऑटो को रोकने लगी थी। सलोनी, तुम जीप में बैठोगी कि मैं सबके सामने तुम्हें खींच कर अंदर ले आऊँ? उसकी इस हरकत से अमन गुस्से में आ गया था। मुझे आपके साथ नहीं जाना, मैं ऑटो पकड़ लूँगी, आप जाइए यहाँ से। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। अब टेढ़ी पूँछ हो तो सीधी तरह से मानने से रही। बोलता हुआ वो अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरने लगा था, पर सलोनी घबरा कर जल्दी से गाड़ी में बैठ गई थी। ये देखकर अमन फिर से मुस्कुरा दिया था। आपका यही ज़बरदस्ती करने का तरीका बहुत गलत है। अपनी इस आदत से आप मुझे जहर की तरह लगने लगते हैं। वो गुस्से से भड़क गई थी, पर अमन उसे प्यार से निहारता मुस्कुराता रहा था। अब मैं बैठ गई ना, आपकी इच्छा पूरी हो गई, अब नीचे उतरना है मुझे। वो बोलकर बाहर जाने को लपकी ही थी, पर अमन अपनी जीप स्टार्ट कर चुका था। गाड़ी चलती देखकर सलोनी चिल्लाकर बोली थी, आपको सुनाई नहीं पड़ता? मैं बोलती हूँ गाड़ी रोकिए। पर अमन बिना कुछ बोले जीप बढ़ाता रहा था। कुछ देर बाद उसने एक रेस्तरां के आगे गाड़ी रोक दी थी। फिर नीचे आकर सलोनी की तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए उसे बाहर आने को बोला था। नहीं उतरना मुझे, आप मुझे घर छोड़ दीजिए। प्लीज़ सलोनी, बाहर निकलो ना, देखो लोग हमें देख रहे हैं। उसे शर्म आने लगी थी। अभी वो अपनी वर्दी में था तो उस पर आम लोगों की नज़र पड़नी जायज़ ही थी। मैंने कहा ना, मैं बाहर नहीं निकलूँगी, आप मुझे घर ले चलिए, सलोनी बेहद ही उद्दंडता से बोली थी। ठीक है, तुम्हें घर जाना है ना? गुस्से से बोलता हुआ अमन अपनी तरफ की सीट पर आकर स्टीयरिंग संभाल चुका था। इतने दिन मैंने तुम्हारी इस बदतमीजी को बहुत बर्दाश्त किया सलोनी, पर अब नहीं। आज तुम घर तो ज़रूर जाओगी, पर सलोनी बनकर नहीं। अब तुम मिसेस सलोनी अमन सिंह बनकर अपने घर जाओगी। मुझे तुम्हारे पापा और अपनी माँ दोनों की सहमति मिली हुई है। मैं आज और अभी तुमसे मंदिर में शादी करूँगा और देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकती हो। कहते हुए वो गाड़ी मंदिर की ओर घुमा दिया था। नहीं नहीं अमन जी, आप ऐसा नहीं करेंगे। एंड अभी पापा को फ़ोन करती हूँ। वो डर कर अपना मोबाइल पर्स से निकालने लगी थी, पर अमन ने उसके हाथों से पर्स ही छीनकर पीछे वाली सीट पर फेंक दिया था। अब अमन अपना फ़ोन पॉकेट से निकाल कर नेहा को फ़ोन लगाने लगा था। भाभी, मैं आपकी इस नक्सड़ी और घमंडी बहन से अभी शादी करने जा रहा हूँ। आप सबको लेकर पुराने शिव पार्वती मंदिर में हम दोनों को आशीर्वाद देने आ जाइए। बोलकर उसने फ़ोन काट दिया था। नेहा फ़ोन पर अमन अमन चिल्लाती रह गई थी। सलोनी उसकी इस हरकत से बेहद डर गई थी। उसे अपने पापा की इज्जत का ख्याल आने लगा था। उसके इस तरह शादी करने से लोग अलग अलग तरह की बातें करते, जिन्हें फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता। वो अपना चेहरा हथेलियों में भरकर रोने लगी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सलोनी, अब रोना बंद करो और मेरा सामना करने की हिम्मत लाओ अपने अंदर। मुझसे दूर भागना था ना तुम्हें मेरा प्यार ज़बरदस्ती लगता है ना? अब देखता हूँ कि मेरी वाइफ बनकर तुम मेरी कौन सी ज़बरदस्ती रोक पाती हो। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं अमन जी? मैंने आपसे शादी के लिए हाँ कहा है ना। मैं आपसे ही शादी करूँगी, पर ऐसे नहीं, हम ऐसे शादी नहीं कर सकते हैं। हमारे अपने लोग, सारा समाज क्या कहेगा? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए अमन जी, मेरे पापा की क्या इज्जत रह जाएगी। हम अभी घर चलते हैं, वहाँ शांति से बैठकर सारी बात करेंगे। और वो स्टीयरिंग पकड़कर उसे रोकने लगी थी। तभी सामने से आती हुई ट्रक देखकर अमन सलोनी को समझाना चाहता था कि स्टीयरिंग छोड़ दे, पर तब तक ट्रक उनकी अनियंत्रित जीप को जोरदार टक्कर मारकर निकल गई थी। अमन का स्टीयरिंग पर से हाथ फिसल गया। उसकी जीप बहुत तेज़ी से सड़क पर दूर तक घिसटने लगी थी। कुछ ही पल बाद सड़क किनारे एक मोटे पेड़ से उनकी जीप टकराने वाली थी। ये देखकर अमन ने बड़ी मुश्किल से सलोनी को जीप से धक्का देकर बाहर गिरा दिया था। जीप जोरदार आवाज़ के साथ पेड़ से जा टकराई थी। पेड़ से टकराते ही अमन भी सीट से उछलकर दूर जा गिरा था। इस टक्कर से जीप का पेट्रोल टैंक फट गया था। कुछ ही क्षणों में उसमें ब्लास्ट होकर आग लगने वाला था। अमन, सलोनी जोर से चीखती बदहवास होकर उसके पास दौड़ी थी। उसके खुद के हाथों से तेजी से खून निकल रहा था, जिससे बेखबर वो दौड़ती हुई उनके पास पहुंची थी। अमन को बड़ी मुश्किल से खींचकर वो पेड़ से दूर ले आई थी। उसका सर अपनी गोद में रखकर सलोनी जोर जोर से रोने लगी थी। अमन जी, उठिए ना, अपनी आंखें खोलिए।
देखिए मैं आपके पास हूँ। अमन जी, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? अमन का सर फूट गया था, जहाँ से खून तेजी से बहने लगा था। वो गहरी बेहोशी में डूबा जा रहा था, पर सलोनी की रोती आवाज़ सुनकर बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोल पाया था। सलोनी, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी तुमसे ही शादी करूँगा। दर्द से मुस्कुराते हुए बोलता हुआ वो अपनी आंखें बंद कर चुका था। हाँ अमन जी, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। अमन सुन रहे हैं ना? मुझे भी आपसे प्यार है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे ही शादी करूँगी। प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए। मुझे डर लग रहा है अमन जी। प्लीज़ मुझे इस तरह छोड़कर कहीं मत जाइए। वो फूट फूट कर रोते हुए, उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भर चुकी थी। उसके बहते खून को सलोनी अपने दुपट्टे से साफ करने लगी थी। वहाँ आसपास से गुजरने वाली गाड़ियों के लोग अब रुककर इकट्ठा होने लगे थे। सलोनी रोती सबसे प्रार्थना करने लगी थी, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरी मदद कीजिए। आप किसी एम्बुलेंस को फ़ोन कीजिए। इन्हें बहुत चोट आई है, इनको हॉस्पिटल ले जाना है। उसी समय एम्बुलेंस और पुलिस दोनों आ गई थी। शायद किसी ने पहले ही फ़ोन कर दिया था। वहाँ पर आया इंस्पेक्टर सुमित अमन को देखकर चौंक पड़ा था। वो उनके पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे इंटेलिजेंट और ईमानदार ऑफिसर था। उसने खुद से उन दोनों को एम्बुलेंस में बैठाकर तेज़ी से हॉस्पिटल की तरफ रवाना किया था और अपने जूनियर्स और कुछ सिपाही को वहाँ की तफ्तीश करने को बोलकर खुद भी एम्बुलेंस के पीछे चल पड़ा था। उधर नेहा ने सुनीता जी को अमन के फ़ोन की बात बताने के बाद अपने पापा और राघव को भी फ़ोन कर दिया था। राघव तुरंत ही ऑफिस से घर भाग आया और सबको लेकर पुराने शिव मंदिर की तरफ चल पड़ा था। मंदिर से थोड़ा पीछे पुलिस बैरिकेडिंग देखकर सुनीता जी का कलेजा धड़क उठा था। सर, कुछ बात है क्या? आपने आगे रास्ता बंद कर रखा है? राघव गाड़ी रोककर खिड़की से ही वहाँ बैठे एक सिपाही से पूछ बैठा था। हाँ, आगे एक्सीडेंट के कारण रास्ता बंद किया गया है। आप गाड़ी बैक करके पीछे वाले रास्ते से चले जाइए। वो कोई नया सिपाही था जो अभी अमन को ठीक से नहीं पहचानता था, इसलिए उसने जो देखा था वही राघव को बता रहा था। सर, जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो लोग कौन थे? क्या आप उनके बारे में कुछ जानते हैं? राघव बेचैन होने लगा था। एक काली जीप में दो लड़का लड़की यहाँ से गुजर रहे थे, जिन्हें ट्रक ने बीच सड़क पर ठोकर मार दिया। लड़की को भी बहुत चोट आई है, पर लड़का बुरी तरह घायल है। उसका बचना बेहद मुश्किल लगता है। वो देखिए, उस लड़के की जीप पूरी तरह जल पड़ी है। बाकी तो मैं नहीं जानता, वो बोलकर दूर जाने लगा था। राघव का मन बेचैन होने लगा था। वो ना जाने क्या सोचकर अपनी गाड़ी से नीचे उतर पड़ा था। उसने अपने फ़ोन में सलोनी और अमन की तस्वीर दिखाकर उस सिपाही से पूछा जो बैठा था, सर, क्या आपने इन दोनों की गाड़ी को यहाँ से गुजरते हुए देखा है? अरे, ये दोनों तो वही हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है, वो ज़ोर से उछलता बोला था। क्या? उन्हें कहाँ ले जाया गया है? बताइए ना सर। राघव की आंखों से आंसू निकलने लगा था। ये मेरा भाई और उसकी होने वाली पत्नी है। आप यहाँ से बाएं लेकर निकल जाइए। 2-3 किलोमीटर की दूरी के बाद हॉस्पिटल आएगा, वहीं इन दोनों को ले जाया गया है। उसने अफसोस से बताया तो राघव जल्दी से गाड़ी की तरफ भागा था। उसने बहुत तेज़ी से गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया था। सुनीता जी, निर्मल जी और नेहा भी सिपाही की कुछ कुछ बात सुन चुकी थी। अब वो सब उन दोनों के बारे में सोचकर रोने लगे थे। क्या हुआ है मेरे अमन को? बताना राघव, मेरा दिल बैठा जा रहा है। सुनीता जी रोते हुए बोली थी। कुछ नहीं माँ, उनका बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। आप घबराओ मत, वो दोनों ठीक है। वो तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए उन्हें दिलासा देते हुए बोला था, भगवान, मेरे भाई और सलोनी को कुछ मत होने देना। अभी तो उनके सपनों की शुरुआत भी नहीं हुई है। मन में रोते हुए राघव सोचने लगा था। उसे अमन की जली हुई जीप देखकर उन दोनों के साथ हुए भयानक हादसे का आभास होने लगा था। वो लोग जब हॉस्पिटल पहुंचे थे तो सलोनी कॉरिडोर में बैठी आंसू बहा रही थी। उसके हाथों और माथे पर बैंडेज बंधा था। सलोनी, तू ठीक तो है ना? नेहा दौड़ती हुई पास गई थी। उसने सलोनी को अपनी बाहों में भर लिया था। दीदी, वो अमन जी को बहुत चोट लगी है। उसका ऑपरेशन चल रहा है। वो ठीक हो जाएंगे ना दीदी? वो बिलख पड़ी थी। उसकी यह हालत मेरी वजह से हुई है दीदी। मैंने उन्हें बहुत परेशान किया। आज वो मेरे कारण हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो तो मुझसे प्यार चाहते थे, पर मैं उन्हें हमेशा सताती रहती थी। दीदी, वो कब होश में आएंगे? मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। उन्हें बताना है कि मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो अपने होश में नहीं थी। राघव को उस पर बहुत तरस आया था, पर उसे अपने भाई की भी बहुत चिंता हो रही थी।
सलोनी, कुछ नहीं होगा अमन को, वो जल्दी ही ठीक होकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम पहले चुप हो जाओ, तुमको भी चोट लगी है ना, अब बिल्कुल शांत रहो। राघव ने उसका सर सहलाते हुए समझाया था। फिर उसे अमन के ऑपरेशन की फ़ीस की बात याद आई थी। वो सलोनी से पूछ बैठा था, सलोनी, अमन के ऑपरेशन का फ़ीस किसने जमा किया है? हॉस्पिटल के ज़रूरी पेपर्स पर सिग्नेचर तुमने की है? नहीं जीजा जी, एम्बुलेंस के साथ ही एक इंस्पेक्टर आए थे, वो अमन जी के डिपार्टमेंट के साथ ही थे। उन्होंने ही सारे पेपर्स और फॉर्मेलिटी पूरी की है, वो कुछ देर बाद वापस आएंगे। अपना रोना रोक कर सलोनी बोली और फिर रोने लगी थी। जीजा जी, वो ठीक हो जाएंगे ना? उसके बदले भगवान मुझे मार देता तो मुझे कोई दुख नहीं होता। ना जाने मैं उनको अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी। बोलती हुई वो फूट फूट कर रोने लगी थी। हाँ, तेरे ही कारण मेरा बेटा आज इस हाल में है। तेरे ही कारण वो मुझे छोड़कर तुम्हारे घर बसना चाहता था। मैंने तो उसकी शादी तय ही कर दी थी तेरे साथ। फिर क्या बात हुई कि आज उसने शादी का फैसला किया और अपना एक्सीडेंट कर बैठा। ना जाने तूने कौन सा काला जादू कर दिया है उस पर कि मेरा बेटा आज मौत के दरवाजे पर जा पहुंचा है। सुनीता जी गुस्से से लाल होते हुए सलोनी से बोली थी। माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? अमन सलोनी से प्यार करता है। ये एक्सीडेंट तो एक दुर्घटनावश हुई है। देवर जी ठीक हो जाएंगे, नेहा दुखी से बोली थी। अपनी बहन पर लगे आरोप से वो शर्मिंदा होने लगी थी। हाँ हाँ, तू भी मुझे ही समझा। अपने इस नाटकबाज बहन को कुछ मत कहे। अरे किसी को क्यों दोष दूँ, सारी गलती मेरी है। मैंने इस लड़की के साथ अपने अमन का बड़े अरमानों से रिश्ता जोड़ा था, पर मुझे कहाँ पता था कि ऐसी अपशगुनी है। सुनीता जी रो रो कर बोलती हुई एक कुर्सी पर ढह गई थी। उन्हें आज सलोनी और अमन के रिश्ते की बात तय करने का बेहद अफसोस हो रहा था। माँ, आप ये क्या अंट संट बोल रही हैं? राघव ने अपने ससुर का उतरा हुआ चेहरा देखकर उन्हें समझाया था। ऐसा मत बोलिए माँ, ये होनी थी इसलिए हो गया। आप देखिए तो सलोनी कितनी दुखी है। अमन और सलोनी दोनों हमारे अपने हैं, हमें इन दोनों को संभालना है। आप ऐसी बहकी बहकी बातें करके सबका दिल मत दुखाइए। बहन जी, आप ऐसा मत बोलिए। इसमें सलोनी और अमन बेटे की कोई गलती नहीं थी। ये एक्सीडेंट तो दुर्भाग्य से हो गया, वरना दोनों तो खुशी खुशी शादी करने जा रहे थे। आप कृपया शांत हो जाइए, अमन जल्दी ही ठीक हो जाएगा। निर्मल जी गहरे दुख से भरकर सुनीता जी से बोले थे। वो मुंह फेरे रोती रही थी। फिर वो अपनी बेटी को संभालने लगे थे। सलोनी, चुप हो जाओ, अमन ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। पापा, माँ ठीक बोल रही है, उनकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मैं उनके साथ लंच करने बैठ जाती तो वो गुस्से में नहीं आते और ना ही गुस्से में आज शादी करने का फैसला लेती। वो रोते हुए निर्मल जी से लिपट गई थी। चुप हो जा मेरी बच्ची, भगवान ऊपर बैठा है ना, वो सब ठीक कर देंगे। तेरे अमन को कुछ नहीं होगा, वो पूरी तरह स्वस्थ होकर तुम्हारे सामने आएगा। वो भी भरे गले से बोले थे। नेहा वहीं बैठी आंसू बहाने लगी थी। सुनीता जी का हाल बहुत बुरा हो गया था। ऑपरेशन थिएटर का गेट अभी भी बंद था। उन्हें हर बीतते पल के साथ अपनी धड़कनें रुकती महसूस होने लगी थी। वो रोते हुए बड़बड़ा भी रही थी। ना जाने मैंने क्या सोचकर इस लड़की का रिश्ता अपने बेटे के साथ जोड़ा था। हे भगवान, मेरे अमन को कुछ मत करना, उसके बदले मुझे मार दे, पर उसे ठीक कर दे। कुछ देर बाद ओटी का गेट खुला था। वो सारे लोग उठकर उधर बढ़ने लगे थे। डॉक्टर, मेरा भाई कैसा है अब? वो ठीक तो है ना? मैंने ऑपरेशन कर दिया है और ऑपरेशन सक्सेस भी हुआ है, पर इनका एक्सीडेंट बहुत भयानक था। मरीज का बच जाना बहुत बड़ा चमत्कार है, पर उसे बहुत चोट आई है। अगले 24 घंटे उसके लिए बेहद नाजुक समय है। सुबह उसे होश आ जाता है तो अच्छी बात है, वरना वो कोमा में भी जा सकता है। डॉक्टर चिंतित होकर बोले थे। उनकी बात सुनकर सब टेंशन में आ गए थे। सलोनी रोते हुए कुर्सी पर जा बैठी थी। आप लोग अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, अब सब कुछ वो ही कर सकते हैं। डॉक्टर सारी बात बताकर वहाँ से चले गए थे। तू जा यहाँ से, उसे तेरी ही नज़र लगी, ये तू यहाँ रही तो मेरा बेटा मर जाएगा। सुनीता जी ने झटके से सलोनी का हाथ पकड़ा और कॉरिडोर से बाहर खींचती हुई ले जाने लगी थी। माँ सुनिए तो, यह आप क्या कर रही हैं? राघव पीछे से लपका था। निर्मल जी और नेहा भी तेजी से भागे थे, पर वो उसे खींचते हुए अस्पताल के मेन गेट के पास ले जाकर रुकी थी। माँ, ये क्या तरीका है? सलोनी अमन की होने वाली पत्नी है, आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ राघव, यहाँ मेरा बेटा इसकी वजह से जीवन और मौत के बीच झूल रहा है और तुझे रिश्तेदारी सूझ रही है। वो गुस्से से बिफर रही थी। भाई साहब,
ले जाइए अपनी इस मनहूस बेटी को मेरे बेटे से दूर। आज मैं इससे सारा रिश्ता तोड़ती हूँ। आपकी बेटी का आज से मेरे बेटे से कोई रिश्ता नहीं है। मैं अपने बेटे पर आपकी इस मनहूस बेटी की छाया भी नहीं पड़ने देना चाहती हूँ। और खबरदार लड़की, जो तुमने कभी अमन के पास आने की कोशिश की। सलोनी बिलख रही थी। वो रोते हुए सुनीता जी के पैरों पर गिर पड़ी थी। माँ, ऐसा मत बोलिए। मुझे पूरा विश्वास है अमन जी ठीक हो जाएंगे। मैं यहीं रहकर उनके लिए प्रार्थना करूँगी। भगवान मेरी खुशियों को वापस कर देंगे। अपनी जुबान बंद कर लड़की। जब से तू मेरे अमन के जीवन में आई है, वो खुशियों के लिए तड़प ही रहा था, और आज तू उसे मौत के मुंह में धकेल कर उसकी खुशियाँ वापस करने की बात कर रही है। यहाँ से चली जा सलोनी, वरना मैं पुलिस को बुलाकर अपने बेटे के एक्सीडेंट करवाने के जुर्म में तुझे अरेस्ट करवा दूंगी। वो बेहद क्रूरता से बोली और अंदर जाने के लिए मुड़ गई थी। राघव बेहद शर्मिंदा होकर अपने ससुर जी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। नेहा भी अपने पापा के सामने बहन के अपमान को देखकर गुस्से में आने लगी थी। निर्मल जी अपनी दोनों बेटियों का हाथ कसकर पकड़ लिए थे। बहन जी, हमारे जीवन में अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम सबसे नाता तोड़ लें। मेरी बेटियां मेरे जीवन का सम्मान है। आपने मेरी निर्दोष बेटी की बहुत बेइज्जती कर ली, पर अब और नहीं। आपने अपनी तरफ से एक रिश्ता ख़त्म किया है, पर मैं अपनी दोनों बेटियों का आपसे हर नाता तोड़ता हूँ। अमन तो आज न कल ठीक हो ही जाएगा, पर आपने जो इल्ज़ाम मेरी सलोनी के माथे पर लगाया है, वह मैं हमेशा याद रखूँगा। चल सलोनी, चल नेहा, तेरे पापा अभी जिंदा हैं जो तुझे सम्मान से अपने घर में रख सकते हैं। बोलकर वो दोनों को खींचते हुए बाहर चल पड़े थे, पर राघव ने निर्मल जी का पैर पकड़ लिया था। पापा जी, माँ तो अपने बेटे की हालत के कारण अनाप शनाप बोल रही हैं, पर आप तो समझदारी से काम लीजिए। नेहा मेरी पत्नी है। आपने खुद अपने हाथों से उसे मुझे सौंपा है, फिर वो अभी माँ बनने वाली है। अभी उसे मेरी ज़रूरत है। प्लीज़ उसे मत ले जाइए, वो गिड़गिड़ाते हुए बोला था। नहीं, वो पहले मेरी बेटी है और मेरे साथ अपने घर वापस जाएगी। निर्मल जी नेहा के माँ बनने की बात पर एक पल को ठिठके थे, फिर बेहद कठोर हो चुके थे। नहीं पापा, मेरा घर अब वही है जहाँ राघव जी हैं। आपने मुझे विदा करते वक्त कहा था कि पति का घर ही पत्नी का उचित स्थान होता है। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। नेहा रोते हुए अपना हाथ उनसे छुड़ाकर राघव के पास खड़ी हो गई थी। सुनीता जी गुस्से से सब कुछ वहीं खड़े होकर देखने लगी थी। राघव खड़ा मूक दर्शक बना हुआ था। उसे किसी को समझाने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। फिर तो ठीक है, आज से मैं तुझसे भी हर नाता ख़त्म करता हूँ नेहा। अब तुम मात्र राघव की पत्नी हो। मेरा और सलोनी से तुम्हारा कोई नाता नहीं है। चल सलोनी, अपने घर चल। यहाँ सब मतलबी लोग रहते हैं। ये लोग किसी की सुंदरता देखकर पसंद करते हैं और बिना गलती के रिश्ता तोड़ देते हैं। नेहा और सुनीता जी पर तेज़ नज़र डालते हुए वो बोले और सलोनी को खींचते हुए आगे बढ़ने लगे थे। पापा, ऐसा मत कीजिए। अमन जी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो ठीक हो जाएंगे तो मैं खुद ही घर आ जाऊंगी, पर अभी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वो चीख कर अपना हाथ छुड़ाने लगी थी, पर निर्मल जी उसे खींचकर हॉस्पिटल से बाहर ले गए थे। सुनीता जी गुस्से से तेज तेज चलती अंदर चली गई थी। अपने पापा और बहन को जाते देख नेहा रोती रह गई थी। राघव ने उसका हाथ थामा और थके कदमों से अंदर चल पड़ा था। वो दोनों अंदर आए तो कॉरिडोर में सुनीता जी कुर्सी पर बैठी थी। नेहा भी एक किनारे जाकर बैठ गई थी। राघव ने नेहा को अपना मुंह चुप रखने का इशारा किया और फिर बाहर चला था। वो कुछ देर बाद 3 कप चाय लेकर लौटा था। लीजिए माँ, चाय पी लीजिए। नेहा, तुम भी लो। अपने हाथों से दोनों को चाय का कप पकड़ाते हुए वो खुद भी वहीं बैठ गया था। माँ, यह आपने अच्छा नहीं किया। आपको पापा जी के सामने उनकी बेटी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। आपने ही बड़े मान से सलोनी का हाथ मांगा था ना, तो आज ऐसा क्यों कर दिया? अब हम अमन को क्या जवाब देंगे? तू चुप रहे। मुझसे गलती हो गई जो उस लड़की की असलियत समय रहते नहीं पहचान पाई थी। तुझे अपने भाई की ये स्थिति नहीं दिखाई देती है जो मुझे समझा रहा है? तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि अपने भाई के लिए तेरे दिल में कोई दुख दर्द नहीं बचा है। वो भड़कते हुए बोली थी। माँ, अमन मेरा भी भाई है, मुझे दुख नहीं होगा? आप ये क्या बोल रही हैं? पहले तो खुद ही अमन और सलोनी की शादी तय करवाई, और आज जब सलोनी भी अमन से प्यार करने लगी तो उसे मनहूस बोलकर इस रिश्ते को ही तोड़ दिया। ऐसा नहीं होता है माँ। आप अपने व्यवहार पर ज़रा शांत होकर सोचिए, तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या किया है। वो नाराज़ होकर बोला था। वाह बेटा, आज तो तू अपनी माँ को बड़ी ज्ञान की बातें समझा रहा है। कहीं तुझ पर भी तो इस लड़की की सोहबत का असर नहीं हो गया?
आखिर ये भी तो उस मनहूस लड़की की बहन ही है ना। वो बेहद गुस्से से नेहा को घूरते हुए बोलने लगी थी। बड़ा आया मुझे समझाने वाला। जा यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। मेरे बेटे की एक्सीडेंट की वजह वो मनहूस लड़की ही है। मैं कह देती हूँ, आज के बाद मेरे घर में उसका नाम भी कोई नहीं लेगा। और लड़की तुम, अगर तुमको अपनी बहन और पापा प्यारे हैं तो तुम अपना सब कुछ लेकर हमेशा के लिए मायके चली जाना। अब से उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं होगी। नहीं माँ, अब राघव जी का घर ही मेरा घर है। अपने घर को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कभी भी किसी को याद नहीं करूंगी। सब अपनों को हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। जोर से रोते हुए बोली थी। राघव ने बेबसी से उसके सर पर हाथ रख दिया था। उसे इस विकट परिस्थिति से निकलने का रास्ता बस अमन का ठीक होना ही लगने लगा था। शाम हो गई थी। सलोनी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। उसे पूरे दिन अमन की कोई खबर मिली नहीं थी। वो बेहद बेचैन थी, पर उसका फ़ोन भी जीप के साथ जल चुका था। वो राघव या नेहा को फ़ोन करके अमन का हाल जानना चाहती थी, इसीलिए उठकर अपने पापा के पास आ गई थी। पापा, अपना फ़ोन दीजिए ना, मुझे जीजा जी को फ़ोन करना है। निर्मल जी ने लाल और रो रो कर सूजी आंखों वाली अपनी बेटी को देखा था। उन्हें सुनीता जी का यूँ रिश्ता तोड़ना गहरा दुख दे गया था। वो भी सुनीता जी के दुख को अच्छी तरह से समझ रहे थे, पर वो अपनी बेटी की बेइज्जती सहन नहीं कर सके थे। वो समझ गए थे कि सलोनी अमन का ही हाल जानने के लिए फ़ोन मांग रही है। वो अब सलोनी को और भी बेइज्जत नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए लंबी सांस लेकर बोले थे, देख बेटा, तू अमन को भूल जा, क्योंकि बहन जी ने ये रिश्ता तोड़ दिया है। अब तुम्हारा अमन या राघव जी को फ़ोन करना ठीक नहीं होगा। जब उन लोगों को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है तो तू भी उनकी चिंता छोड़ दे। फिर तो ये भी तो सोच, नेहा भी तो उन्हीं लोगों की तरफ हो गई है। इसलिए बेटा, ये सब तुम जितनी जल्दी भूल जाओगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। पापा, इतने दिन तक तो अमन जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर अब मैं उसके बिना जी नहीं सकती हूँ। पापा, कुछ करके मुझे उसके पास ले चलिए। उसे देखे बिना मैं मर जाऊँगी। प्लीज़ पापा, मुझे अमन जी के पास ले चलिए। सलोनी उनके पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी थी। सलोनी बेटा, मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ। मैं तेरी ये इच्छा अब कभी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तुम्हारी बेइज्जती करवाना मंजूर नहीं है। अगर तुझे अपने पापा की जरा भी परवाह है या मुझसे तू रत्ती भर भी प्यार करती है तो आज के बाद तुम अमन का नाम भी नहीं लोगी। यदि तुमने वहाँ जाने की या अमन से छुपकर मिलने की बात करने की कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगी। वो नाराज़ होकर बोले और बाहर निकल गए थे। उनका फ़ोन वहीं बिस्तर पर पड़ा था, पर सलोनी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। वो अपने आंसू पोंछते हुए वापस कमरे में चली गई थी। भगवान, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आप तो जानते हैं कि मैं उनसे कितना नफरत करती थी, पर अब मैं अमन जी के बिना नहीं रह सकती। प्लीज़ भगवान, मेरे अमन जी को मुझसे मिला दीजिए। मेरे पापा और उनकी माँ का हृदय बदल दीजिए। प्रभु, हमारे परिवारों के बीच पहले वाला प्यार भरा एहसास जगा दीजिए। वो रोते हुए प्रार्थना करने लगी थी। हॉस्पिटल में वो तीनों पूरी रात बैठे ही रह गए थे। सुबह डॉक्टर आकर अमन को चेक करने के बाद बाहर आए थे। अब अमन कैसा है डॉक्टर? राघव तेजी से पास गया था। मिस्टर राघव, आपका भाई अब होश में आ चुका है और खतरे से बाहर है। कल जो उसकी स्थिति थी उस समय उसका बचना भी मुश्किल लग रहा था, पर कोई तो है जो उनके लिए दुआ कर रहा है। किसी मरीज का इतनी जल्दी रिकवर कर जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। वो हंसकर बोले थे। नेहा और राघव दोनों एक दूसरे को देखते हुए मन में सोचने लगे थे। सलोनी पर बोल नहीं पाए थे। डॉक्टर साहब, क्या मैं अपने बेटे से मिल सकती हूँ? सुनीता जी बेचैन होकर पूछने लगी थी। हाँ ज़रूर, उन्हें 4 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, फिर आप उन्हें घर भी ले जा सकती हैं। डॉक्टर राघव का कंधा थपथपा कर बोले और अपने केबिन की तरफ चले गए थे। वो तीनों जल्दी से अमन के कमरे की तरफ बढ़ गए थे। मेरा बेटा, अब तो ठीक हो गया है। तेरी हालत देखकर मेरे आधे प्राण निकल चुके थे, पर मेरे भगवान ने तुम्हें कुशल रखा और तुझे ठीक कर दिया। अंदर जाते ही सुनीता जी अमन का चेहरा अपने हाथों में लेकर चूमने लगी थी। माँ, सलोनी कहाँ है? बेहद कमज़ोर सा अमन मुस्कुराकर माँ को देखता रहा। फिर राघव और नेहा को देखने के बाद दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला था, उसे बुलाइए ना माँ, वो ठीक तो है ना? उसे भी तो बहुत चोट आई थी। फिर वो उठने की कोशिश करने लगा था, पर नर्स ने आकर उसे रोक दिया था। अभी आप लोग बाहर जाइए, इनकी ड्रेसिंग करनी है और फिर इन्हें आराम भी करना है। बेटा सब ठीक है, हम लोग बाहर ही हैं। तुम ठीक हो जाओ, फिर हम सब घर चलकर बातें करेंगे। सुनीता जी धीरे से बोलती हुई बाहर निकल गई थी।
वो दोनों भी पीछे चल पड़े थे। अब अमन को आप क्या जवाब देंगी माँ? बाहर आते ही राघव बोला था। उसे ठीक होने दे, फिर मैं सब कुछ खुद ही बता दूंगी। तब तक उसे दूसरे बातों में उलझा कर रखना है। वो नाराज़ होकर बोली थी, आप ये बहुत गलत कर रही हैं माँ। अमन सलोनी के बिना नहीं रह सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि अपने गलत फैसले की वजह से आप अपने बेटे से हाथ धो बैठे। गुस्से से बोलकर वो दूसरी तरफ चला गया था। नेहा चुप होकर खड़ी रह गई थी। 4 दिन बाद अमन बिल्कुल ठीक हो गया था। इन 4 दिनों में वो हमेशा सलोनी के बारे में सबसे पूछता था, पर सब उसकी बातों का रुख मोड़कर अलग ही बातें करने लगते थे। अब उसे भी लगने लगा था कि कुछ बात तो ज़रूर है। भैया चुप है, भाभी भी चुप है और माँ हरदम गुस्से में रहती है। ज़रूर कुछ बड़ी बात हुई है। वो मन ही मन सलोनी को बहुत याद करता था। इधर सलोनी हंसना बोलना भूल गई थी। वो एक मशीनी अंदाज में जीने लगी थी। कॉलेज में ज़रूरत के समय बोलती और घर में पापा से भी कम ही बात करती थी। उन्हें खाना पीना देने के बाद वो अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहती। सलोनी एक बार अमन से मिलना चाहती थी, पर पापा की कई बातों ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। वो अपने पापा की जान की कीमत पर अमन से नहीं मिल सकती थी। 4 दिन बीत गए थे। इस बीच इंस्पेक्टर सुमित के साथ कमिश्नर साहब भी अमन को मिलने अस्पताल आए थे। वो अमन को पूरा स्वस्थ होने के बाद पुलिस स्टेशन आने बोले थे। सुमित ने सलोनी के बारे में राघव से पूछा था, जिस पर सुनीता जी ने बताया कि वो ठीक होकर घर चली गई है। आज अमन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो सबके साथ अपने घर आ गया था। सुनीता जी ने मेन गेट पर उसकी आरती उतार कर घर के अंदर लाया था। नेहा ने आज अमन की पसंद का सारा खाना बनाया था। उसने जी भरकर खाया। अब सब खाकर लाउंज में आकर बैठे थे। बेटा, एक बात कहनी है तुमसे, मेरी बात ध्यान से सुनना। सुनीता जी हौले से अमन का हाथ पकड़कर बोली थी। तुम हमेशा सलोनी के बारे में पूछते थे ना? हाँ हाँ, मुझे तो बेहद आश्चर्य हो रहा है कि वो नकचड़ी अकड़ू लड़की मुझे एक बार हॉस्पिटल में देखने तक नहीं आई, और अब जब से मैं घर आया हूँ उसका एक कॉल तक भी नहीं आया। ऐसी भी क्या नाराज़गी माँ कि अपने होने वाले पति से इतना गुस्सा कर बैठी वो पागल। अमन बेटा, पहले मेरी बात सुन ले, फिर तुम कुछ बोलना। वो चिढ़कर कुछ ज़ोर से बोली तो अमन चुप हो गया। आज तेरी ये हालत सलोनी के कारण ही हुई है। उसी के कारण तेरा इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और तुझे इतना कष्ट सहना पड़ा। वो तो भगवान का शुक्र है कि उसने मेरी प्रार्थना सुन ली और तुझे मौत के मुंह से वापस कर दिया। माँ, साफ साफ कहिए ना, क्या बात है? सलोनी मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? वो अब थकने लगा था। राघव और नेहा चुपचाप बैठे थे। अमन, मैंने तेरा रिश्ता उससे तोड़ दिया है और उसे तुझसे मिलने के लिए मना कर दिया है। इसी कारण वो नहीं आती है। सुनीता जी एकदम बेफिक्र होकर बोली थी। क्या? ये क्या किया आपने? माँ, आपको पता है ना, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना जी नहीं पाऊँगा। फिर भी आपने ये क्यों किया? मेरे एक्सीडेंट में उसका कहाँ से दोष हो गया? आप पढ़ी लिखी होकर भी अंधविश्वासी औरतों जैसी बातें कर रही हैं। वो बिफर गया था। भैया भाभी, आप दोनों ने भी माँ को नहीं रोका। क्या आप ही मेरे एक्सीडेंट के लिए सलोनी को जिम्मेदार मानते हैं? ओह, तो इसीलिए सलोनी एक बार भी मुझे देखने नहीं आई। वो बेहद दुख से बोला था। ये सब माँ ने अपनी मर्जी से किया है अमन। इनके फैसले में हम दोनों का कोई हाथ नहीं है। मैं माँ को समझा नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दे। राघव सपाट स्वर में बोलता हुआ उठकर अपने कमरे में चला गया था। तुम लोग मुझे कुछ भी कहो, पर अमन, अब तुम उस लड़की से कभी नहीं मिलोगे। सुनीता जी ठंडे स्वर में बोली थी। नहीं माँ, मैं आपकी हर बात मानता हूँ, पर यह बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। वो मेरी ज़िंदगी है और मैं अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं रह सकता। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अब मैं वहीं रहूँगा, उससे शादी करूँगा और हाँ, आपको अपनी शादी में ज़रूर बुलाऊँगा। फिर आप देखिएगा कि कितनी मासूम और कितनी अच्छी लड़की है। तेज़ी से बोलता हुआ वो उठकर बाहर चल पड़ा था। सुनीता जी ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। उसने राघव की गाड़ी ली और निकल पड़ा। नेहा सारे तमाशों के बीच खुद को बेहद मजबूर पा रही थी। निर्मल जी और सलोनी आज घर पर ही थी। वो दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। तभी निर्मल जी के फ़ोन की घंटी बजी थी। बेटा, ज़रा देख तो किसका फ़ोन है? पापा, नेहा दीदी की सास का फ़ोन है। वो फ़ोन दराज पर से लेकर बैठ गई थी। उसका दिल अनजाने डर से कांपने लगा था। अब कौन सी बेइज्जती करनी बाकी रह गई है? ठीक है, तो स्पीकर पर फ़ोन डाल दे। खाते हुए वो बोले थे।
राघव ने उन्हें 4 दिन पहले ही फ़ोन करके अमन की सलामती की बात बता दी थी, इसीलिए वो निश्चिंत थे। पर आज सुनीता जी का फ़ोन उन्हें भी परेशानी में डाल रहा था। हाँ बहन जी, आज क्यों फ़ोन किया मुझे, कोई बात है? भाई साहब, मेरा अमन मौत के मुंह से निकल आया है, पर वो फिर वही गलती करने जा रहा है। वो मुझे छोड़कर आपकी बेटी के पास गया है। अब वो मेरी मर्जी के खिलाफ सलोनी से शादी करके आपके पास रहना चाहता है। अगर आप दोनों बाप बेटी में थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो तो उसे साफ इनकार करके वापस मेरे पास भेज दीजिएगा। सुनीता जी के गुस्से भरी आवाज़ आई थी। वाह बहन जी वाह, आपका बेटा आपकी बात नहीं माना तो आप हम लोगों को ही नीचा दिखाने लगी हैं। इतनी समझ आप में थी तो आप खुद ही उसे समझा कर रोक लेती। वो नाराज़ होकर बोले थे। सलोनी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। एक तरफ तो वो अमन के ठीक होने से बेहद खुश थी और दूसरी तरफ अमन के यहाँ आने की खुशी थी, पर सुनीता जी की बातों ने उसका दिल चीर दिया था। मैं आपको अपनी समझ दिखाने के लिए फ़ोन नहीं कर रही हूँ और ना ही मुझे आपके उपदेश सुनने हैं। मुझे बस मेरा बेटा वापस चाहिए, वरना आप अपनी बड़ी बेटी नेहा को हमेशा के लिए अपने पास रखने को तैयार रहिएगा। गुस्से से बोलती हुई फ़ोन काट दी थी। सुन लिया ना तुमने सलोनी, अब जो भी फैसला करना है तुझे ही करना है। अब बहन जी तुम्हारी बहन का घर उजाड़ने पर लग चुकी हैं। मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा, तुम्हें ही उसका हित सोचकर आज ही सही फैसला लेना होगा। वो गुस्से से बोलते हुए शांत पड़ने लगी थी। मुझे पता है कि मेरी बेटी बहुत समझदार है, वो कोई गलत फैसला नहीं लेगी। तुम जो भी फैसला लोगी सलोनी, मुझे मंजूर होगा। तू अपने दिल को कड़ा कर ले, अमन आता ही होगा। अब बात तेरी बहन की खुशियों की आ गई है तो तुझे पता है ना वो माँ बनने वाली है। ऐसे में राघव जी से दूर रहना उसके और उसके बच्चे की सेहत पर बहुत बुरा असर हो करेगा। वो हाथ धोते हुए बोले और उठकर अपने कमरे में चले गए थे। सलोनी भी अपना हाथ धोने लगी थी। उसके खाने की इच्छा तो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, पर इस फैसले वाली घड़ी के लिए कुछ भी सोचना उसे बहुत कठिन लग रहा था। अब बात उसकी दीदी की खुशियों पर आकर टिक गई थी, इसीलिए वो अपनी खुशियों का गला घोंटकर सारा फैसला पापा के कहे अनुसार तय कर चुकी थी। उसी समय गेट की बेल बजी थी। वो उठकर गेट खोलने चल पड़ी। उसके सामने कितने दिनों बाद अमन खड़ा था, बेहद कमज़ोर और मुरझाया सा। वो कुछ बोलती उससे पहले ही वो उससे लिपट गया था। सलोनी लता की भांति उसके सीने से लग कर रह गई थी। अमन की सांसों के उतार चढ़ाव महसूस कर सलोनी का दिल रोने लगा था। काश कि हमेशा के लिए मेरे बन पाते। बेहद हसरत से वो मन में सोचती हुई उससे अलग हुई थी। आप यहाँ क्यों आए? तुम मुझे एक बार भी देखने नहीं आई सलोनी। मैं जिंदा हूँ या मर गया तुम्हें कोई परवाह नहीं थी। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? बोलो सलोनी, वो रूंधे गले से बोला था। हाँ, नहीं है मुझे आपकी कोई परवाह, और होगी भी क्यों? मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ तो प्यार क्यों करूँगी? आप जाइए यहाँ से, आपका यहाँ कोई नहीं रहता। वो अपना लहजा कड़ा करने की कोशिश करती हुई बोली और दरवाज़ा बंद करने लगी थी, पर अमन बीच में हाथ डालकर अंदर आ गया था। मुझसे झूठ मत बोलो सलोनी, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं बेहोश हो रहा था तब तुमने मुझसे रो रो कर कहा था कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। बस इतने दिन से मुझे तंग कर रही थी। वो तो मैंने आपकी जान बचाने के लिए कहा था। मैं आप जैसे इंसान से प्यार नहीं कर सकती। अब बात समझ में आ गई ना? अब यहाँ से जाइए। अपनी बात बोलकर वो पलटने लगी थी। ये क्या जाइए जाइए लगा रखी है तुमने? अमन ने गुस्से से सलोनी का हाथ पकड़कर खींच लिया था, जिससे सलोनी गिरने लगी थी, पर अमन ने उसे अपने बाजुओं में भर लिया था। मैं तुम्हें अपना बनाने आया हूँ सलोनी, अपना घर, माँ, भाई, भाभी सब कुछ छोड़कर मैं तुम्हारे पास आया हूँ और तुम मुझे भगाने पर लगी हो। अमन जी, आप बात को समझिए। मैं आपसे प्यार नहीं करती। आप अभी अपने घर जाइए। अभी अभी आप बीमारी से ठीक हुए हैं, आपको आराम की ज़रूरत है। वो बेबसी से बोलती हुई नज़रें चुराने लगी थी। अमन की बाहों के घेरे में उसके दिल ने अपनी चाहत का इकरार शुरू कर दिया था। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूँगा तुम्हारे साथ। बोलता हुआ वो उसे छोड़कर सोफे पर जा बैठा था। सलोनी अपनी नज़रें झुकाए हाथ मलने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अमन को यहाँ से घर से कैसे वापस भेजे। निर्मल जी अंदर से सब कुछ सुन रहे थे। जब अमन अड़ गया तो उन्हें मजबूर होकर बाहर आना पड़ा था। बेटा, आप अपने घर वापस चले जाइए। चाचा जी, आप भी? आपको तो सलोनी को समझाना चाहिए था, पर आप भी गलत में इसका साथ दे रहे हैं। आप दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं चाचा जी? मैं सलोनी को देखे बिना नहीं रह सकता। पिछले 4 दिन मैंने मर मर कर बिताया।
अब मुझे मेरी खुशी से दूर मत कीजिए। वो रोते हुए उनके पैरों पर झुक गया था। देखिए बेटा, आप सच में बहुत अच्छे हैं। मेरी सलोनी को आपसे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता है, पर आपकी माँ को मेरी बेटी मनहूस लगती है, जिसके कारण आपका एक्सीडेंट हो गया है। ये रिश्ता उन्होंने ही तोड़ा है। इसलिए बेटा, आपके लिए अच्छा रहेगा आप सलोनी को भूल कर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए। वो कंधों से पकड़कर उसे उठाते हुए बोले थे। अब सच छुपाकर वो अमन को यहाँ से वापस नहीं भेज सकते थे। चाचा जी, माँ मेरे एक्सीडेंट की वजह से बहुत डर गई थी, इसीलिए वो ऐसा बोल रही थी। उनका गुस्सा बस कुछ दिनों का है, आप उनकी बात भूल जाइए। मैंने तो पहले ही आपको कहा था कि मैं सलोनी से शादी के बाद यहीं रहूँगा। हम दोनों कल ही कोर्ट मैरिज कर लेंगे। कुछ दिनों बाद माँ का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। वो अपना आशीर्वाद देने हमें ज़रूर बुलाएंगी। अमन बड़ी उम्मीद से बोला था। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपकी माँ ने हम दोनों बाप बेटी की बहुत बेइज्जती की है। मैं या सलोनी अब आपका साथ नहीं देंगे। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। मैं अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं कर सकता। अगर आपने ज़बरदस्ती की तो मैं पुलिस को फ़ोन करके बुला लूँगा। वो अब गुस्से में आने लगे थे। अमन दुख से हंसने लगा था। चाचा जी, मैं खुद ही पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। आपको जो प्रॉब्लम है मुझसे कहिए। फिर वो सलोनी को गहरी नज़रों से देखता हुआ बोला था। तुम कुछ नहीं बोलोगी सलोनी? तुम मुझे तो धोखा दे रही हो, पर खुद को कैसे धोखा दोगी? तुम मुझसे प्यार करती हो, ये बात तुम्हारी आंखों में दिखता है। अपने दिल की सच्चाई को तुम मेरी नज़रों से नहीं छुपा सकती हो। हाँ, मैं करती हूँ आपसे प्यार। वो चीख पड़ी थी। उसकी आंखों में कैद आंसू सैलाब की तरह बह निकले थे। अब वो बर्दाश्त करते करते थक चुकी थी। इतना प्यार करती हूँ आपसे जिसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते। आपको मौत के मुंह में जाता देखकर मैं खुद भी मर जाना चाहती थी, पर मैं आपके साथ जीना चाहती थी। हम दोनों के प्यार की खुशियों से अपने जीवन में सतरंगी रंग भरना चाहती थी। इसीलिए भगवान से आपकी ज़िंदगी के लिए प्रार्थना करती रही। फिर उस दयालु ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ली, आपको सही सलामत वापस भी कर दिया। पर मेरी बदकिस्मती मेरी खुशियों पर बोझ बनकर सवार हो गई है। अब आपकी माँ नहीं चाहती है कि मैं उनकी बहू बनूं, तो ऐसा ही होगा। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती अमन जी। आप मुझे भूल कर अपनी नई ज़िंदगी शुरू कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो समझ जाइए कि सलोनी मर गई। अब आप यहाँ से जाइए और अपना ख्याल रखिएगा। अमन बेहद टूट चुका था। वो वहीं सर पटक कर मर जाना चाहता था, पर उसे सलोनी की बात माननी थी। वो लंबी सांस लेकर बोल पड़ा था। ठीक है सलोनी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, पर मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी सिवा कोई दूसरी लड़की नहीं आएगी। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो मुझे एक आवाज़ लगा लेना। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें हर मुश्किल से बाहर लेकर आऊँगा। चाचा जी, मेरी सलोनी का ध्यान रखिएगा। और वो बिखरे ताश के पत्तों की तरह वहाँ से पलट गया था। सलोनी फूट फूट कर रोती हुई वहीं बैठ गई थी। अमन पिछली यादों से बाहर आ गया था। वो अपने नर्स से उसकी तस्वीर निकालकर देखने लगा था। सलोनी, तुम घबराना मत, तुम्हारा अमन तुम्हें ढूंढ निकालेगा। तुम एक बार मुझे मिल जाओ। अब मैं तुम्हें खुद से कभी भी दूर नहीं जाने दूंगा, और इस बार किसी की कोई कसम मेरा इरादा नहीं बदल पाएगी। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगा। सोचते हुए वो कुर्सी पर ही सोने की कोशिश करने लगा था। सुबह की पहली बेला में सूरज अपनी लालिमा लिए उग आया था। सलोनी अलसाई आंखों से बिस्तर पर पड़ी थी। कल की पिटाई से उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। वो रोशनदान से आ रही सूरज की रोशनी देखकर कराहते हुए उठ बैठी थी। हे जग को रोशन करने वाले प्रभु, मुझमें वो साहस और हिम्मत भर दीजिए जिससे मैं इस नरक के महल से निकल सकूं। मैं जीते जी ये नरक भरी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। मुझे यहाँ से बचा लीजिए प्रभु। मेरे अपने मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे। रुदे स्वर में वो सूर्य देवता से प्रार्थना करने लगी थी। उसी समय दरवाज़ा खुला था। रानी और पुष्पा अंदर आई थी। वो सलोनी के लिए चाय बिस्किट लेकर आई थी। सलोनी उठकर मुँह हाथ धोकर आओ, हम दोनों आज तुम्हें इस महल में घुमाने ले जाएंगी। उसके सामने ट्रे रखकर दोनों बिस्तर पर बैठ गई थी। सलोनी चुपचाप उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी। कुछ देर बाद वो दोनों उसे चाय बिस्किट खिलाकर बाहर ले आई थी। ढेर सारे कमरों के गलियारे से होते हुए वो सब एक बड़े से हॉल में आ पहुंची थी। वहाँ लगभग 50 लड़कियों छोटे छोटे कपड़ों में बैठी थी, एक दूसरे को सजा रही थी। वो सब सलोनी को देखकर आहें भरने लगी थी। हाय, ये कितनी सुंदर है। काश कि मैं भी इतनी हसीन होती। हाँ, पर इसके आने से तो हमारा बेड़ा गर्क होने वाला है, दूसरी वाली गुस्से से बोली थी। हाँ मौसी तो अपनी पिट्ठियों से अक्सर नई नई चिड़ियाँ फंसवा कर लाती ही रहती हैं।
जो आए दिन हमारे ग्राहकों को कम कर देती हैं। इसमें नई कौन सी बात है रीता जो तू इतना गुस्सा कर रही है? तुम लोग चुपचाप अपना काम करो, वरना मौसी से कहकर सारी ठंडी आहें भरना निकलवा दूंगी। पुष्पा आंखें तरेरती हुई बोली थी। लो, अब बोली ना मौसी की चमची, चल हट, जा यहाँ से, हम सब तैयार हो रही हैं। रीता नाम की वही लड़की पुष्पा को हिकारत से बोलती आपस में हंसी ठिठोली करने लगी थी। तेरी तो मैं। पुष्पा गुस्से से उसकी ओर बढ़ी थी, पर रानी ने उसे रोक लिया था। छोड़ ना पुष्पा, ये सब हम दोनों से नाराज़ रहती हैं, इसीलिए ऐसे बोलती हैं। अगर इनकी बातें सुनकर गुस्सा करोगी तो ये सब रोज़ तुम्हें चिढ़ाएंगी। रानी बेहद शांत होकर बोली तो सलोनी उसकी सूरत देखने लगी थी। ये लोग हमसे नाराज़ नहीं हैं रानी। जब से मौसी ने हम दोनों को इन सब की देखभाल और अपनी आधी जिम्मेदारी दी है, तब से ये सब हमसे जलती हैं। वो गुस्से से भरकर बोली थी, पर ये नहीं जानती कि इनकी मुंह जोरों वाली बातें अगर मैं मौसी के कान तक पहुंचा दूं, तो किसी एक की गलती के बदले वो इन सब की खाल उधेड़ कर रख देंगी। हाँ मुझे पता है, पर छोड़ ना। कुछ दिन पहले तक हम दोनों भी इन्हीं लोगों की तरह अपना दिन और रात बेहद दर्द और जिल्लत से भरकर बिताते थे। रानी दुखी से बोलती हुई उसका हाथ पकड़कर बाहर ले चली थी। जब शरीर में पीड़ा होती है ना पुष्पा, तो जलन और गुस्सा एक साथ आता है। हम दोनों को अब ये यातनाएं नहीं सहनी पड़ती है, इसलिए तू उन लोगों की बातें एक कान से सुन और दूसरे से निकाल कर फेंक दिया कर। सलोनी सब कुछ सुनती उन दोनों के साथ ही चल रही थी। वो आने वाले समय में अपनी होने वाली दुर्गति सोचकर भयभीत होने लगी थी। अब वो दोनों बाहर के ग्राउंड में आ गई थी। बेहद लंबे चौड़े ग्राउंड की दीवारें बहुत ऊंची थी, जिसके बाहर कोई कूद कर नहीं जा सकता था। ग्राउंड के एक किनारे ढेर सारे मोटे तगड़े पहलवानों जैसे आदमियों की भीड़ लगी थी। वो सब कसरत कर रहे थे। अचानक ही उन सब की नज़र सलोनी पर जाकर टिक गई थी। वो सब गंदी निगाहों से उसे घूरने लगे थे। सलोनी घबराहट से रानी का हाथ पकड़ ली थी। ग्राउंड की दूसरी तरफ ढेरों गाड़ियां खड़ी थी। मुख्य द्वार पर एक गंजा सा अधेड़ उम्र का चौकीदार बैठा था। पुष्पा, ये आज तुम दोनों अपने साथ इतनी मस्त लड़की लेकर मेरे पास आ रही हो? इसे मौसी ने मेरे लिए भेजा है ना? सलोनी को गंदी नज़रों से घूरता हुआ वो हंसते हुए बोला था। अपनी गंदी नज़र संभाल कर रख गंजे, ये मस्त लड़की बड़े साहब के लिए है। तू तो बस चौकीदारी ही ठीक से कर ले तो मौसी खुश होकर तेरे आगे किसी मरियल सी लड़की को पेश कर दे। तुझे याद है ना, पिछली बार वो लड़की कैसे गेट खुला देखकर दिन दहाड़े भाग गई थी? कितनी मुश्किल हुई थी। किसी तरह मौसी ने बड़े साहब से मदद लेकर इस बात को पुलिस वालों से छुपाया था। इसी कारण मौसी ने गुस्से से आज तक तेरी जवानी बर्बाद कर रखी है। पुष्पा मजाक भरे स्वर में बोली और रानी के हाथ पर अपना हाथ मारकर खिलखिला दी थी। चौकीदार खिसियानी हंसी हंस कर रह गया था। सलोनी ध्यान से सारा रास्ता याद करती जा रही थी। अब वो दोनों उसे एक अंधेरे कमरे में ले गई थी। रानी ने लाइट जलाया था। वहाँ बहुत सारी कम उम्र की लड़कियाँ बेहोश पड़ी थी। अभी कुछ कुछ होश में आ रही थी। सलोनी का दिल रोने लगा था। ये सब कौन है? वो कांपते स्वर में पूछ बैठी थी। ये सारी लड़कियाँ कल रात को अलग अलग शहरों से ट्रक में भर कर आई हैं। ये सब जब होश में आएंगी तब इन्हें यहाँ के नियम कानून समझाया जाएगा। यहाँ हर रात बड़े बड़े पैसे वाले लोग आते हैं और इन्हें खरीद कर ले जाते हैं। अगर जो नहीं ले जाना चाहते वो यहीं पर अपनी रात रंगीन करते हैं। पुष्पा हंसकर बताने लगी थी। सलोनी को उन छोटी छोटी लड़कियों की भेड़ बकरियों जैसी हालत और उसकी बेहद दर्द भरा अंजाम सोचकर बहुत दुख हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अरे तू मत रो सलोनी, तेरी भी यही हालत होती, पर तेरी खूबसूरती ने तुझे बचा लिया। अब तो सिर्फ हमारे बड़े साहब के आगे पेश की जाएगी। वो हंसकर बोली और कमरे की लाइट बंद करके बाहर आ गई थी। अब वो उसे एक बहुत बड़े से हॉल में लेकर आई थी, जहाँ चारों तरफ कुर्सियाँ लगी थी और बीच में बड़ा सा स्टेज था। यहाँ हर शाम को लड़कियों का डांस प्रोग्राम होता है, जिसमें सब लड़कियों को नाचना होता है। वो सब डांस के दौरान ही अपने ग्राहकों द्वारा पसंद कर ली जाती हैं। फिर वो दोनों उसे एक आलीशान कमरे में ले जाती हैं, जहाँ रमाबाई डबल बेड पर लेटी हुई थी और एक लड़की उनका पैर दबा रही थी। अरे आजा मेरी कुबेर का खजाना, अभी मैं तुझे ही याद कर रही थी। वो सलोनी को इशारे से अपनी ओर बुलाती है तो वो धीरे से चलकर बेड के पास पहुंची थी। रमाबाई ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया था। अरे तुम लोगों ने इसे कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? देख के तो इसके खूबसूरत चेहरे पर कोई चमक नहीं दिख रहा है। रानी जाकर अच्छा सा नाश्ता ले आ।
आज हम दोनों एक साथ खाएंगे। ठीक है मौसी, मैं अभी लेकर आती हूँ। बोलती हुई वो बाहर निकली तो पुष्पा भी चल पड़ी थी। देख सलोनी, तेरा नाम तो बहुत अच्छा है, पर यहाँ पर कुछ अलग सा दिल को लुभाने वाला नाम चलता है, इसीलिए आज से तेरा नाम सल्लू रानी है। वो हंसकर बोली थी। सलोनी चुप रह गई थी। देख सल्लू, तू इतनी चुप मत रहा कर। खुलकर हंसने बोलने से तेरी खूबसूरती और उभर कर बाहर आएगी। फिर यहाँ तेरे लिए हजारों अपना बटुआ भरकर खड़े होने लगेंगे। मैं तुझे तेरी कमाई का आधा हिस्सा दिया करूँगी। अगर तेरे मन में कुछ और भी बात है तो मुझे बता दे, मैं तेरे बात पर भी अमल करूँगी। गौर से उसे देखती हुई रमाबाई बोली थी। नहीं मौसी, कोई बात नहीं है, आप जैसा बोल रही हैं मुझे सही लग रहा है। वो अपनी आवाज़ को बेहद संयत करते हुए बोली थी, वरना उसका दिल तो रमाबाई का सर फोड़ देने का कर रहा था। उसी समय रानी नाश्ता लेकर आई थी। रानी, अब जाकर तुम दोनों भी नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें सारी नई लड़कियों को सब कुछ सिखाना भी तो है। जी मौसी, आप दोनों खाना खा लीजिए, फिर मैं और पुष्पा भी खा लेंगे। वो मुस्कुराकर बोली और टेबल पर थाली रखकर वहीं बैठ गई थी। आजा सल्लो, नाश्ता कर ले, फिर तुझे एक ज़रूरी बात बताती हूँ। रमाबाई बोलती हुई उठकर बैठ गई थी। वो अपनी थाली खींचकर नाश्ता शुरू कर दी थी। सलोनी बेहद उत्सुक हो गई थी, उसे मौसी से क्या नई बात सुनने को मिलेगी। वो पूछना चाहती थी, पर मौसी के गुस्से को याद कर जल्दी से नाश्ता करने लगी थी। अभी वो रमाबाई को नाराज़ करके अपना भागने का प्लान फेल नहीं करना चाहती थी। रमाबाई खाते हुए उसके चेहरे को गौर से देख रही थी। उसे चुप देखकर खुद ही बोल पड़ी थी, तूने पूछा नहीं सल्लो, क्या बात है? चल मैं खुद ही तुझे बता देती हूँ। मैंने 5 दिन का समय दिया था, पर हमारे बड़े साहब को कल ही नई लड़की चाहिए, इसलिए वो आज दोपहर यहाँ आ रहे हैं। तुझे उनकी सेवा करके खुश करना है, ताकि वो मुंह मांगा दाम देकर तुझे सिर्फ अपने लिए खरीद लें, वरना तुझे भी हर रात अलग अलग मर्दों के साथ बितानी होगी। नहीं मौसी, आपने मुझे 5 दिन का समय दिया था ना, तो आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? सलोनी खाना छोड़कर रोने लगी थी। देख सल्लो, 5 हो या 2 दिन, तुझे तो बड़े साहब के दिल की रानी बनना है, इसीलिए अपने आप को तैयार कर ले। यहाँ का नियम है, जब कोई नई खूबसूरत लड़की आती है तो वो सबसे पहले हक उस पर बड़े साहब का होता है। अगर उन्हें वो लड़की पसंद आ गई तो वो उसे मुंह मांगी कीमत देकर कुछ महीनों के लिए खरीद लेते हैं। फिर उतने समय में वो लड़की सिर्फ बड़े साहब की हो जाती है। आज वो दोपहर में तुझे देखने आ रहे हैं, तुझे अच्छे से सज धज कर उनके पास जाना और उनके दिल को मोह लेना है। कुटिलता से वो मुस्कुरा पड़ी थी। वैसे तो इतनी सुंदर है कि बड़े साहब तुझे देखते ही आहें भरने लगेंगे। वो तो तुझे सालों साल के लिए खरीद लेंगे। भला तेरी जैसी चीज़ बार बार थोड़ी मिलती है। बड़े साहब का दिल तुझसे कभी भरेगा ही नहीं, कहीं वो तुझे पूरी ज़िंदगी के लिए ना खरीद लें। फिर तो मेरा पैसों का भंडार एक बार में ही आधा से ज़्यादा भर जाएगा। उसका गाल सहलाते हुए बेहद धूर्तता से बोली थी। मौसी प्लीज़, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, बच्चों को अच्छे संस्कार देती हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। आप कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। मैं यहाँ के बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगी। आपकी बहुत कृपा होगी मौसी, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। उसने जल्दी से थाली में ही हाथ धोकर रमाबाई के पैर पकड़ लिए थे। रमाबाई गुस्से से दांत पीसते हुए उसे पैरों से मारकर बेड से नीचे गिरा दिया था। तुमसे 2-4 बातें प्यार से क्या कर ली, तुम तो मेरा धंधा खराब करने चल पड़ी है। अब फिर से अपना कल वाला ड्रामा शुरू मत कर, वरना मार मार कर तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगी। रानी, इस आफत की पुड़िया को यहाँ से ले जाओ, दोपहर में बड़े साहब आने वाले हैं। ये तो सुंदर है ही है, पर तुम इसका ऐसा श्रृंगार करना कि वो इसकी सूरत पर एक बार में ही मर मिटे और ज़िंदगी भर के लिए इसे खरीद लें। जी मौसी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन से भी ज़्यादा सुंदर बना दूंगी। वो बोली और रोती हुई सलोनी को नीचे से उठाकर बाहर जाने लगी। पर सलोनी रमाबाई को मिन्नतें करती चिल्लाने लगी थी। वो गुस्से से उसे घूरती हुई अपना नाश्ता करने लगी थी। रानी उसे कमरे में लाकर बेड पर धकेल दी और गेट बंद करते हुए चली गई थी। अब क्या होगा? क्या वाकई में मुझे बचाने आप नहीं आएंगे अमन जी? प्लीज़ आकर मुझे यहाँ से ले जाइए। मैं इस जिल्लत और गंदगी भरी ज़िंदगी में नहीं जी सकती। मेरे पास तो बस दोपहर तक का ही समय है। अब मैं क्या करूँगी? वो फूट फूट कर रोती हुई बेड पर गिर पड़ी थी। उसकी यादें पिछले दिनों में जाने लगी थी, जब अमन उसकी ज़िंदगी से जा चुका था। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।